हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आपको क्लास 10th का सेट 3 स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। एंड कंप्लीट सॉल्यूशन है इस वाले में। मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। एंड जो कॉमन क्वेश्चन थे सेट 1 से वो नहीं सॉल्व कराए हैं बस, बाकी जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया है, ठीक है। क्योंकि सेट फर्स्ट पहले से ही अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक है। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। अभी देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईजी है ये, सेम टू सेम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो सेट फर्स्ट में था वही क्वेश्चन है। एंड क्लियरली नंबर ऑफ रेड बॉल 3 दे रखी थी एंड नंबर ऑफ वाइट बॉल 5 दे रखी है एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 7 दे रखी है। तो टोटल बॉल हो जाएंगी 15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर रेड नॉर ब्लैक, यानी कि वाइट की पूछ रहा है वो, तो 5/15 करेंगे तो 1/3। इसका आंसर ए है, ठीक है। अभी टोटल एग 400 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग कितना है, 0.045 दे रखा है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ बैड एग अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्स। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे ही रखी है बेड एग की 0.045 एंड नंबर ऑफ बेड एग को मैं एक्स मान लेता हूँ एंड टोटल नंबर कितना देगा 400। तो एक्स इजिकल टू इस तरीके से कितना निकल के आएगा 18, यानी कि 18 बेड एग हैं। तो गुड एग कितने हो जाएंगे 400 माइनस 18 इजिकल टू 382। इसका सी हो गया ऑप्शन। देखो इसका थर्ड पार्ट देख लो, वो क्या बोल रहा था, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ रहा था। यहाँ पे हमारा थीटा दे रखा है 90 डिग्री एंड रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर प्लस 2 इंटू 7। इसे सोल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ रही है 11 एंड 2 इंटू रेडियस करूँगा तो 14, दोनों को ऐड करने पर 25 आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया तुम्हारा 25। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, यानी कि थर्ड का डी आंसर है। डी कर लेना इसमें, थर्ड का डी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इन लोगों को। वो बोल रहा था कि ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। अभी देखो ए वाला जो ऑप्शन है वो √16 है, जो कि रेशनल नंबर होता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। एंड √4 ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे यूज़ नहीं करेंगे। एंड इसका देखो सी वाला ऑप्शन, देखो सी वाले ऑप्शन में क्या देखा है वो कि √3 इरेशनल है एंड √27 भी इरेशनल है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या आएगा, एक, यानी कि 16 आउट करने पर 9 आता है, जो कि एक रेशनल नंबर है, इसलिए इसका है सी वाला आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का 2 आंसर आ रहा है, कोई 4, मतलब ज़्यादातर लोग 2 ही बोल रहे हैं। लेकिन आप इसको सही तरीके से सर्च करोगे तो यहाँ पे केसेस हैं, यानी कि जब दो सर्किल पर टेंजेंट की बात करेंगे तो कितना टेंजेंट ज़्यादातर बन सकती हैं, ठीक है। तो ये केस है कि देखो मैंने जिस तरीके से बनाया है, अभी ये तुम्हारा ए एस भी एक टेंजेंट है, ठीक है, एंड बी आर भी एक टेंजेंट है। फिर तुम देखोगे तो इसी दो सर्किलों के बीच में ए आर भी एक टेंजेंट है एंड बी एस भी टेंजेंट है। अब देखो ये कॉमन टेंजेंट ही तो है, तो इस केस में तो 4 बन गई टेंजेंट, ठीक है। तो इसका ना एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई बोर्ड किस तरीके से आंसर देता है तब जाके चेक करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ईजी है, कोई भी चेंज नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि सेट फर्स्ट का ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। आते हैं 7th पे। 7th में ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो गिवन एचसीएफ 40 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 252 इंटू के। तो वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर 2520 एंड सेकंड नंबर दे रखा है 6600। वही फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इजिकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी 1650, जो कि ए है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 समझ लो, काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूज क्वेश्चन था। बोल रहा था कि पहले 5 जो मीन दे रखे हैं, 5 नंबर का मीन कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो इस हिसाब से मैं 5 नंबरों का सम निकाल लूंगा, x1 x2 x3 x4 x5 कितना हो जाएगा 75। अब बोल रहा है एक नंबर इसमें ऐड किया है तो 6th नंबर यानी x6 को मैं ऐड कर देता हूँ, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 6। अब बोला इसका मीन हो जाता है 17, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 x6 निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 102। अब मैंने पुट कर दी यहाँ पे x1 x2 x3 x4 एंड x5 की वैल्यू 75 है, तो मेरा x6 निकल के आ जाएगा 27, जो कि आंसर है ए। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इसमें आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, एक x प्लस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0 एंड दूसरी दे रखी है -3x इजिकल टू 6y माइनस 1। अभी देखो जो सेकंड इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, देखो इस तरीके से। एंड उसके बाद इसमें क्या लगाऊंगा मैं, रेशियो लगा के देखूंगा, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 एंड c1/c2। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि पहला दो जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं, बट
तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन बना रहा है, और जब भी दो लाइन पैरेलल लाइन्स होती हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसका डी ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा थ्योरम याद रखना है। देखो एंगल एल एम एन 70 डिग्री दे रखा है, एंगल एल एम ओ 90 डिग्री हो, क्यों हुआ कि रेडियस परपेंडिकुलर बनाता है कहाँ पे, टेंजेंट पे, तो ये 90 डिग्री का हो जाता है। तो अभी देखो एंगल एन एम ओ कैसे निकालूंगा मैं, 90 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस कर दूंगा तो 20 डिग्री आ जाएगा। अब मैं बात करूँ ट्रेंगल किसकी, ओ एम एन की, तो यहाँ पे ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे एंगल ओ एम एन और एंगल ओ एन एम ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं जब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा इस ट्रायंगल में, तो ये दोनों तो 20 डिग्री के हो गए, बाकी एंगल एम ओ एन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से इसे घटाऊंगा तो 140, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। काफ़ी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 11 भी गलत कर दिया है। देखो यहाँ क्लियर दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, एंड इफ ए डी आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर एंड बी डी आपको दे रखा 3 सेंटीमीटर, तो बी सी, अब यहाँ पे जो बी सी इजिकल टू 7.5 सेंटीमीटर है, तो वो डी ई पूछ रहा है। इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, एंड आप दो ट्रायंगलों को पहले सिमिलर प्रूव करके भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी कैसे भी कर लो। मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने ट्रायंगल ले लिया ए डी ई एंड ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए कॉमन दे रखा है, एंड एंगल ए डी ई बराबर है एंगल ए बी सी के, करस्पॉन्ड एंगल है क्योंकि डी ई पैरेलल दे रखा है बी सी के। तो मेरा ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के बाई ए से, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है। अब यहाँ ए डी तो मेरे को दे रखा था 2 सेंटीमीटर, एंड ए बी को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए डी प्लस बी डी, एंड डी ई मेरे को फाइंड करना था, बी सी दे रखा 7.5। अभी ए डी और बी डी की वैल्यू तो मेरे पास है, तो मैंने दोनों की दोनों नोट डाउन कर ली, तो डी इज इक्वल टू सॉल्व आउट करने पे कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, 2 डाइस दे रखी हैं एंड दोनों को एक साथ उछाला गया है, तो टोटल आउटकम बन जाती है हमारी 36। अब बोला द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट, डिफरेंट की बात करें यहाँ पे, तो डिफरेंट सिमिलर नहीं होना चाहिए, यानी कि सिमिलर की कंडीशन कितनी बनती है, 6 कंडीशन बनती हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, एंड इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो मैं फेवरेबल आउटकम कितनी बनेंगी 30। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालूंगा तो 30/36 कर लूंगा, तो 5.6 बी आंसर आ जाएगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे साइन अल्फा दे रखा है आपको √3/2 एंड कॉस बीटा दे रखा है √3/2। अब वो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा पूछ रहा है, तो देखो किस तरीके से करेंगे इसे। साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है। अभी मैं यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन के केस में, साइन 60 डिग्री की, तो साइन से साइन कट गया, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। एंड कॉस बीटा दे रखा था √3/2, तो कॉस बीटा यहाँ पे √3/2 कॉस के केस में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की, तो cos से cos कट गया तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। अभी मैंने टेन अल्फा इंटू टेन बीटा में इसकी वैल्यू रखूंगा तो टेन 60 डिग्री डॉट टेन 30 डिग्री हो जाए, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 एंड टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, दोनों को सॉल्व आउट करूंगा तो 1 आ जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो गया सी। अब आते हैं 14 पे। देखो 14 में क्वेश्चन में पूछ रहा था वो व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पोलिनोमियल। आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है x² - 5x + 4, तो बोल रहा है इसमें वो क्या ऐड करे जिससे कि ये क्या हो जाए, इसका कन्फर्म हो जाए कि ये रिजल्टिंग पोलिनोमियल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें एक जीरो से आपको क्या दे रखा है, उसने 3 दे रखा है, ठीक है। तो पी एक्स में यहाँ 3 की वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो P3 पुट करूंगा तो 9 - 15 + 4 यानी कि -2 वैल्यू आ रही है, यानी कि ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, इसको मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है, तभी तो जीरो आएगा। तो इसमें क्या करूंगा मैं, ऐड प्लस का 2 ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर्स बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट टू गेट ए रेशनल नंबर। अभी यहाँ पे बहुत से बच्चों ने गलती करी है कि √20 से √20 को मल्टीप्लाई कर दिया। वो बोल रहा था स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे √20 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2√5, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, एक तो √20 दे रखा है, एक √5 दे रखा है, तो √5 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 10, तो ये डी वाला आंसर मेरा सही है, ठीक है। देखो 16 वाला क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ट्रेपेजियम, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आते हैं 17 वाले पे, द कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है आपको। एक एपी दे रखा है उसने 1/2x, 1 - 4x/2x, 1 - 8x/2x। एपी क्या होता है, एपी में जब भी चीज़ होती है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 - a1 से, तो इसी तरीके से सॉल्व आउट करूंगा तो -2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है,
बोला इन द गिवन फिगर इफ पी टी इज ए टेंजेंट, पी टी क्या दे रखा है, एक टेंजेंट दे रखा है टू ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड एंगल टी पी ओ कितना देगा 35 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल एक्स निकालना है। अभी आपको ट्रेंगल दिख रहा होगा कौन सा, ओ टी पी, ठीक है, ओ टी पी ट्रेंगल दिख रहा है। यहाँ पे ओ टी पी कितना, इसमें एंगल जो है ओ टी पी वो 90 डिग्री का होगा क्योंकि ओ टी परपेंडिकुलर टी पी पे, एंड यहाँ पे एंगल ओ पी टी आपको दे ही रखा है 35 डिग्री। तो मैं इस वाले ट्रेंगल में एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है। तो एक्सट्रीनल एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो मेरा ओ टी पी प्लस एंगल ओ पी टी किसके बराबर होगा, एंगल एक्स के बराबर होगा। दोनों को ऐड करने पर एक्स इक्वल टू कितना आ गया 125, डी वाला आंसर होगा इसका, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अच्छे से समझ लो। अभी क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपको दे रखा है assertion ए वाला, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इज -1/3 5/3, ये गलत है। देखो यहाँ पे जो 5/3 है ये तो सही है, लेकिन -1/3 जहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1/3, इसका मतलब क्या है, हमारा असर्शन क्या है, रॉन्ग है, लेकिन जो रीजन है वो सही है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी वाला, ठीक है। एंड 20 वाले में देख लो, इसका असर्शन भी ठीक है एंड इसका रीजन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तो अब सेक्शन बी की बात करें तो सेट ए में जितने जिस टाइप से क्वेश्चन थे उसी टाइप से सेट सी में भी है, कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि सेक्शन बी बिल्कुल डिक्टो का डिक्टो है। एंड बात करें सेट इसमें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में सिर्फ एक क्वेश्चन, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, वो क्वेश्चन है 30। तो 30 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangent P and PV are drawn to a circle with center O. Prove that OP is perpendicular bisector of the chord AB. इसको देख लो, देखो ये इसका डायग्राम हो गया। यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि OP क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, AM इज इक्वल टू MP प्रूव करना पड़ेगा और एंगल AMP और BMP 90 डिग्री के प्रूव करने पड़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या करा है, दो ट्रेंगल ले लिए, एक तो OAP एंड OBP, यहाँ पे क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है इसको। एंड उसके बाद एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO बाई CPCT से, और एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP बाई CPCT से कर दिया। उसके बाद फिर दो ट्रेंगल ले लिए मैंने, ट्रेंगल AMP एंड ट्रेंगल BMP, और यहाँ पे क्या है फिर वही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। एंड यहाँ पे AM बराबर क्या हो गया, BM बाई CPCT, ठीक है। अब देखो एंगल AMP प्लस एंगल BMP 180 डिग्री के होंगे क्योंकि लीनियर पेयर हैं। एंड मैं ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुका हूँ कि AMP बराबर है किसके, BMP की, तो मैं ट्वाइस AMP लिख सकता हूँ 180 डिग्री के। तो एंगल AMP कितना होगा 90 डिग्री, तो ये भी BMP भी कितना होगा 90 डिग्री का। अब यहीं से फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कंडीशन क्लियर हो गई कि ये जो कोड है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहा है AM इज इक्वल टू BM पे, और ये 90 डिग्री के एंगल भी बना रहा है। तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो बी से दैट OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड AB। अभी देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 31, ये भी डिफरेंट है सेट 1 से, इसलिए मैं इसको करा देता हूँ। सबसे पहले क्या देखा है इसमें, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कोस थीटा, ये किसके बराबर प्रूव करना है, 1 के बराबर प्रूव करना है। तो देख लो, अभी मैं कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा, साइन थीटा को एज इट इज रहने दिया, सेक थीटा को 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा को एज इट इज रहने दिया, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी इसको सॉल्व आउट करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको क्या करना है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो इसे इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया। साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा टाइम गया, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा टाइम लग गया, और इन दोनों आपस में साइन थीटा कॉस थीटा काट दिया तो 1 आ गया। ये राइट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल। देखो देखो सेक्शन डी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट हैं किससे, सेट ए से, इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 35 ये दोनों मैं सॉल्व आउट कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32 बहुत सही क्वेश्चन है, देख लो एक बार। बहुत से लोग हो सकता है ऐसे गलत कर दिया होंगे, ठीक है। ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बेंथ द ऑब्जर्व विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट लेटर। देखो यही गलती करी है लोगों ने बहुत से ने, इसका आंसर जो सेकंड में लेके आए, लेकिन उसने बोला है कि 6 मिनट, मिनट की बात चल रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन टू बोट फ्रॉम हेयर टू रीच द शोर। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बोला, लेट हाइट ऑफ द क्लिप बी h मान लिया एंड स्पीड ऑफ द बोट
मीटर पर सेकंड माना है। जब मीटर पर सेकंड माना है तो इस टाइम को क्या करूंगा मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, ध्यान रखना। तो टाइम भी को मैंने माना है टी सेकंड, तो डिस्टेंस बिटवीन बीसी के बीच में जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या होगी xt, एंड डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी यहाँ होगी 6x। देखो यहाँ भी करेक्ट कर लो थोड़ा। अब 6x क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 360x हो जाएगी ये, एंड यहाँ पे भी 360x कर लो आप, ठीक है। अब इन ट्रेंगल में एबीसी की बात करें तो tan 60 डिग्री क्या होता है x अपॉन एच टी, क्यों होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, सॉल्व आउट करने पर h इजिकल टू क्या होगा xt प्लस √3, पहली इक्वेशन मान ली से। इन ट्रेंगल एबीडी में क्या करा tan 30 डिग्री इजिकल टू h अपॉन एक्स टी प्लस 6x इंटू 60, यहाँ पे मैंने प्लस करा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था सेकंड के अकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन 6 तो ये मिनट दे रखा है इसलिए इसे कन्वर्ट कर दिया मैंने सेकंड में। तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स टी प्लस के 360x, ठीक है। 6 मिनट का हमने सेकंड में कन्वर्जेशन कर दिया, तो एक्स टी प्लस 360x इज इक्वल टू h√3, तो एक्स टी प्लस 360x इज इक्वल टू एक्स टी इंटू 3। यहीं पे सॉल्व आउट करने पर ये क्या आएगा t इज इक्वल टू 180 सेकंड, जिसे कन्वर्ट करेंगे किसमें मिनट में तो हो जाएगा 3 मिनट। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 मिनट प्लस 3 मिनट इज इक्वल टू 9 मिनट, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो गूगल पे चेक कर रहे हो तो 9 सेकंड दे रखा है, जो कि गलत है, 9 मिनट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, जो कि थोड़ा हट के आया था एनसीईआरटी से, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन था। बाकी यही क्वेश्चन था जो थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं था, बाकी सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, या फिर डिक्टो नहीं थे तो थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज थी सिर्फ। 35 वाला देख लीजिए, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इफ एडी क्या परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो एडी का स्क्वायर आपको गिवन दे रखा है बीडी इंटू डीसी, तो प्रूव करो बीएसी क्या है 90 डिग्री है। देख लो ये हो गया इसका डायग्राम, एंड एबीसी को मान लिया मैंने एक ट्रायंगल, यहाँ पे एडी क्या है परपेंडिकुलर दे रखा है बीसी पर, एंड गिवन दे रखा है हमें एडी स्क्वायर इजिकल टू बीडी इंटू डीसी। अब प्रूव क्या करना है एंगल बीएसी इजिकल टू 90 डिग्री, तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है एबीडी ट्रायंगल लिया है, एंड यहाँ पे क्योंकि मेरे को पहले से ही पता है कि एडी क्या बना रहा है परपेंडिकुलर बना रहा है बीसी पर, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, तो एबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल एडीसी की बात करूंगा तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ए डी की वैल्यू पुट करूंगा, देखो आपको गिवन में दे रखा था ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, तो बस वहीं पे ए डी का स्क्वायर की जगह मैंने बी डी इंटू डी सी पुट कर लिया है। अभी देखो ये क्या बनाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, कंडीशन भी लिख दी है मैंने। अभी देखो बी डी प्लस सी डी क्या है, इस डायग्राम को देखो बी डी प्लस यहाँ पे देखो बी डी प्लस सी डी मिलकर क्या बना रहा है बी सी बना रहा है ना, तो यहीं पे बस बी डी प्लस सी डी की जगह मैं क्या लिखूंगा बी सी का स्क्वायर। तो अभी क्या हो गया मेरा कंडीशन दिख रहा है, तो मैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा होगा आपको। एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ पे ए पर, हेंस बी ए सी क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अभी देखो जितना भी केस स्टडी है वो एज इट इज है, सभी सेट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सॉल्व आउट नहीं कराया क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सो होप कर रहा हूँ ये पेपर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एंड पता चल गया होगा कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना सॉल्यूशन सही लगे हो तो, एंड कितने नंबर तुम लेके आ रहे हो ये भी बताना मेरे को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।